नमस्कार दोस्तों, फॉर एग्जाम के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। यह वीडियो जो है पाचन तंत्र से संबंधित है। इसके मुख्य अंग की इस वीडियो में हम बात करेंगे, जिसमें स्टमच हुआ, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, लीवर और गलब्लेडर के से संबंधित हम इसमें बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। स्टमच के बारे में अगर देखा जाए तो स्टमच जो होता है, स्टमच के बारे में अगर देखा जाए, द्विपालिका थैली होती है। ये जे आकार की संरचना होती है। इसकी कैसी संरचना होती है? जे आकार की संरचना होती है। अंग्रेजी अंग्रेजी अक्षर के जे आकार की इसकी संरचना होती है। त्रिपालिका थैली होती है। ध्यान रखिएगा, कभी कभी पूछा जाता है कि जो इसकी संरचना होती है वो कैसी थैली नुमा होती है? द्विपालिका थैली होती है। इसकी लंबाई जो होती है 30 सेंटीमीटर की होती है। जो सामान्य मनुष्य में जो लंबाई होती है स्टमच की, वो 30 सेंटीमीटर के लगभग होती है। स्टमच को 3 भागों में बांटा गया है। किसको 3 भागों में बांटा गया है? कार्डियक के, फंडिक के और पाइलोरिक के। ठीक है, किस 3 भाग में होता है? कार्डियक, फंडिक और पाइलोरिक। जो कार्डियक होता है, कार्डियक में एचसीएल का स्राव होता है। एचसीएल का स्राव कहाँ पे होता है? कार्डियक में होता है। अब एचसीएल क्या करता है? टाइलिन के प्रभाव को क्या कर देता है? कम कर देता है। किसको? टाइलिन के प्रभाव को कम कर देता है। टाइलिन जो लार में उपस्थित एंजाइम्स होते हैं, इसको क्या करता है? कम कर देता है। और जीवाणु और कीटाणु, भोजन में उपस्थित जो जीवाणु और कीटाणुओं को नष्ट करने का काम करता है। किसमें होता है? कार्डियक में होता है। इस भाग में क्या होता है कि एचसीएल का स्राव होता है। और इसमें जो एंजाइम्स होते हैं, एंजाइम्स का जो कार्य होता है, एंजाइम्स को अत्यधिक क्रियाशील बनाने का कार्य करता है। कौन करता है? एचसीएल क्या करता है? एंजाइम्स जो उपस्थित होते हैं उसको अत्यधिक क्रियाशील बनाने का कार्य करता है। अब देखते हैं फंडिक के बारे में। तो उसका मध्य वाला भाग होता है, अमाशय के या स्टमच के मध्य वाले भाग को हम फंडिक कहते हैं। ठीक, एक कांटेनुमा की संरचना होती है। इसकी कैसी संरचना होती है? कांटेनुमा संरचना होती है। ध्यान रखिएगा, जो फंडिक होता है बीच वाला भाग होता है स्टमच के, और उसके कांटेनुमा संरचना होती है। और उस कांटेनुमा संरचना को हम क्या कहते हैं? रिजु कहते हैं। कौन से क्या कहते हैं? रिजु कहते हैं उस कांटेनुमा, जिससे वो भोजन न मिलने पर, अगर स्टमच में जब भोजन उपस्थित नहीं होता है तो ये चुभने लगता है। वो कांटेनुमा जो संरचना होती है चुभने लगती है। ठीक है, चुभने के कारण दर्द सा होता है, जिसके कारण भोजन का अभाव महसूस होता है। और पाइलोरिक क्या होता है? ये तीसरा भाग होता है लास्ट वाला संरचना का। पाइलोरिक जो होता है, जो स्टमच होता है, स्टमच का अंतिम वाला भाग क्या कहलाता है? लास्ट वाला भाग क्या कहलाता है? पाइलोरिक कहलाता है, जैसा कि आप फिगर में देख रहे होंगे। पाइलोरिक में एक जठर ग्रंथि पाई जाती है। कौन सी जठर ग्रंथि पाई जाती है? सॉरी, कहाँ जठर ग्रंथि कहाँ पे उपस्थित होती है? पाइलोरिक में जठर ग्रंथि उपस्थित होती है। ये क्या करती है? इसमें जठर ग्रंथि के 3 मुख्य कोशिकाएं होती हैं। जठर ग्रंथि में 3 प्रमुख कोशिकाएं कौन कौन सी है? श्लेष्मा कोशिका होती है, जिसे म्यूकस कहते हैं, या मुख्य जाइमोजिन कोशिका होती है। ठीक है, या मुख्य कोशिका या जाइमोजिन कोशिका होती है, या भित्ति कोशिका होती है। ये 3 पाइलोरिक में ये जठर ग्रंथि में पाई जाती है। जठर ग्रंथि की 3 मुख्य कोशिका, श्लेष्मा, मुख्य कोशिका और भित्ति कोशिका होती है। श्लेष्मा क्या है? इसमें म्यूकस का निर्माण होता है। म्यूकस का निर्माण कहाँ पे होता है? श्लेष्मा में होता है। इसमें क्या होता है? एचसीएल, जो इसमें एचसीएल और पेप्सिन से सुरक्षा करता है। अब ये म्यूकस जो होता है, स्टमच में उपस्थित जो एचसीएल होता है, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है, और पेप्सिन जो होते हैं, उससे क्या करती है? सुरक्षा करती है, और उसके स्किन को बचाती है। अंदर वाले आंतरिक भाग को क्या करती है? बचाती है। कौन? म्यूकस का कार्य होता है। ठीक है, अगर मुख्य जाइमोनियम जैमोजिन की बात करें, मुख्य कोशिका की बात करें या जैमोजिन की बात करें, ये कोशिका में 2 प्रकार के, ध्यान से देखिएगा, इस कोशिका में 2 प्रकार के एंजाइम्स पाए जाते हैं। एक पेप्सिनोजन पाया जाता है, एक प्रोरेनिन पाया जाता है। ठीक है, 2 प्रकार के एंजाइम उपस्थित होते हैं, पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन। पेप्सिनोजन जो होता है निष्क्रिय होता है। अगर वह एचसीएल से, जब एचसीएल के संबंधित होता है, एचसीएल से संबंधित होता है, तो यह सक्रिय हो जाता है और यह पेप्सिन एंजाइम में परिवर्तित हो जाता है। किसमें परिवर्तित होता है? पेप्सिन के एंजाइम्स में क्या करता है? परिवर्तित हो जाता है। कब होता है? जब ये एचसीएल से मिलता है तो यह सक्रिय होने के बाद पेप्सिन में परिवर्तित हो जाता है। और पेप्सिन क्या करता है? प्रोटीन का पाचन करता है। पेप्सिन जो होता है प्रोटीन के पाचन में भाग लेता है। ठीक है, अगर बात करें भित्ति कोशिका में, इसमें भी एचसीएल का क्या करता है? स्राव होता है। भित्ति कोशिका में एचसीएल का क्या होता है? स्राव होता है। ठीक है, अन्य बातें करें जठर रस की। जठर रस में रेनिन पाया जाता है। जो जठर रस में रेनिन पाया जाता है, रेनिन क्या करता है? दूध को दही में बदलता है। दूध को किसमें बदलता है? दही में। दूध में उपस्थित कैसिन जो प्रोटीन होता है, ध्यान से देखिए, कैसिन जो प्रोटीन होता है उसको कैल्शियम पैराकैसिनेट में क्या करता है? बदल देता है। इसमें दूध में उपस्थित रेनिन का काम क्या होता है? तो दूध में उपस्थित कैसिन प्रोटीन को कैल्शियम पैराकैसिनेट में बदलने का कार्य होता है। रेनिन कहाँ उपस्थित होता है? जठर रस में उपस्थित होता है। अब कैसिन जो होता है,
इसमें जो कैसिन होता है, कैसिन प्रोटीन जो होता है वो दूध के कारण, कैसिन प्रोटीन के जो कारण होता है दूध क्या होता है, सफेद दिखाई देता है। और कैरोटीन प्रोटीन के कारण क्या होता है, दूध हल्का पीला रंग का होता है। कैसा रंग का होता है, हल्के पीले रंग का दूध क्या होता है, दिखाई देता है। किसके कारण, कैरोटीन प्रोटीन के कारण। और कैसिन प्रोटीन के कारण दूध का रंग कैसा होता है, सफेद रंग का, या दूध का रंग सफेद दिखाई देता है। लार की जो पाई जाने वाली ग्रंथि होती है उसमें टाइलिन होता है। लार में जो एंजाइम्स पाए जाते हैं लार में, वो टाइलिन पाए जाते हैं, और लाइसोजाइम नामक एंजाइम्स जो होते हैं लार में पाए जाते हैं, लार में उपस्थित होते हैं। ठीक है। अगर छोटी आंत और बड़ी आंत की बात करें, छोटी आंत और बड़ी आंत जिसमें स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन की बात करें, तो स्मॉल इंटेस्टाइन की अगर देखा जाए तो इसकी लंबाई जो 6 से 8 मीटर तक होती है। जो पूर्ण भोजन का संपूर्ण पाचन जो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है, संपूर्ण भोजन का। ठीक है। भोजन का पाचन व अवशोषण भी इसी इसी इंटेस्टाइन में होता है। इसी आंत में क्या होता है, पाचन भी होगा और उसका अवशोषण भी, उसमें न्यूट्रिएंट्स जितने जितने प्रकार के न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसका क्या होता है, अवशोषण भी इसी आंत में, छोटी आंत में ही होता है। छोटी आंत के मुख्य 3 भाग होते हैं, पक्वश, ठीक है, ग्रहणी जिसे डेडुनम कहते हैं, एक जेजुनम होता है और एक इलियम होता है। 3 मुख्य भाग होते हैं, डेडुनम, जेजुनम और इलियम। जिसमें जेजुनम जो होता है डेडुनम और इलियम को जोड़ने का कार्य करता है। मुख्य परीक्षाओं से संबंधित जो डेडुनम होता है और इलियम होता है। डेडुनम जो ग्रहणी डेडुनम जो होता है ये यू आकार की संरचना की होती है, जो मुख्य अग्रभाग होता है। छोटी आंत के आगे का भाग होता है जो यू आकार की संरचना बनाता है। ठीक है। यहाँ पे जो डेडुनम में जो होता है पित्ताशय से, ठीक है, जो पित्त रस उत्सर्जित होता है वो भोजन को क्षारीय बनाने का कार्य करता है। जब स्टमक से भोजन छोटी आंत में जाता है तो उसके बीच में छोटी आंत से जुड़ा होता है क्या, पित्त, ये पित्ताशय क्या होता है, जुड़ा होता है। और पित्ताशय क्या होता है, उस भोजन को क्या बना देता है, क्षारीय बनाने का कार्य करता है। वो पित्त रस के जरिए उसको क्या करता है, भोजन को क्षारीय बनाने का कार्य करता है। ग्रहणी में जो होता है ड्यूडेनम में किसी भी प्रकार का एंजाइम नहीं उपस्थित होता है। ग्रहणी में 2 प्रकार के केवल हार्मोन्स होते हैं। कौन से, कोलेस्टोकाइनिन और सेक्रेटिन। 2 प्रकार के हार्मोन्स होते हैं, कोलेस्टोकाइनिन और सेक्रेटिन 2 प्रकार के हार्मोन्स होते हैं। कोलेस्टोकाइनिन बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है। यह पित्ताशय से पित्त को स्रावित के लिए उत्तेजित करता है। जो पित्ताशय होता है, गल ब्लैडर होता है, उससे बाइल जो उसको क्या करता है, स्रावित करने के लिए उत्तेजित करता है। और सिक्रेटिन जो हार्मोन्स होता है ये पेनक्रियाज से जो पेनक्रियाटिक जूस होता है उसको क्या करता है, स्रावित करने के लिए उत्तेजित करता है। ये सिक्रेटिन का काम होता है पेनक्रियाज से संबंधित, और कोलेस्ट्रोकाइनिन का कार्य होता है इसके पित्ताशय से संबंधित होता है, जिससे बाइल जूस को स्रावित करने के लिए क्या करता है, उत्तेजित करता है। अगर अग्नाशय की पेनक्रियाज की बात करें तो पेनक्रियाज की संरचना फिगर में यहाँ पे दिख रही है, तो पीले रंग का है और पेनक्रियाज है, और हरे रंग की जो संरचना में बना हुआ है वो क्या है, गल ब्लेडर है, जिसे हम, जहां से बाइल जूस का क्या होता है, स्राव होता है। और पित्ताशय से जो होता है ये शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। जो यह अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि दोनों प्रकार की ग्रंथियां होती है। ये जो होती है पेनक्रियाज जो है यह अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथियां हैं। ठीक है, ग्रंथि है। यह आमाशय के ठीक नीचे, जैसे ये स्टमच हुआ, स्टमच के ठीक नीचे, और जो ग्रहणी होता है डेडुनम होता है, डेडुनम किसका भाग होता है, छोटे स्मॉल इंटेस्टाइन का भाग होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन से चिपका हुआ स्टमच के नीचे होता है। ठीक है, ये पीले रंग की ग्रंथि होती है। अग्नाशय में 3 प्रकार के, पेनक्रियाज में 3 प्रकार के एंजाइम्स होते हैं। वो एंजाइम्स कौन कौन से होते हैं, ट्रिप्सिन होता है, एमाइलेज होता है और लाइपेज होता है। ट्रिप्सिन क्या काम करता है, ट्रिप्सिन जो होता है ये प्रोटीन जो पेप्टोन के रूप में उपस्थित होता है उसको बदल देता है, पेप्टाइड में बदल देता है। ठीक है, उसमें प्रोटीन को किसमें बदलता है, पेप्टाइड में। एमाइलेज क्या काम करता है, ये स्टार्च को, किसमें, स्टार्च को शर्करा के रूप में बदलता है। और लाइपेज का जो काम होता है ये पित्त द्वारा पाइसीकृत होता है। ये इंपॉर्टेंट है। लाइपेज क्या करता है, पित्त द्वारा, जो बाइल जूस के द्वारा वसा का पाइसीकरण होता है, और वसा का पाइसीकरण होने के बाद उसे ग्लिसरॉल और वसीय अम्ल में क्या करता है, बदल देता है। ठीक है, ग्लिसरॉल और वसीय अम्ल में बदलने का कार्य करता है, किसके द्वारा, लाइपेज के द्वारा। ठीक, आगे की बात करते हैं। अग्नाशय का एक भाग लैंगरहैंस की द्वीपिका कहलाती है। जो अग्नाशय होता है ये पेनक्रियाज होता है, इसका एक भाग क्या कहलाता है, लैंगरहैंस की द्वीपिका। इसके मुख्य 3 कोशिकाएं उपस्थित होती है। इसमें मुख्य 3 कोशिकाएं होती है, बीटा कोशिका, अल्फा कोशिका और गामा कोशिका। ये इंपॉर्टेंट है। बीटा कोशिका इंसुलिन हार्मोन्स का क्या करती है, स्राव करती है। बीटा कोशिका किसका स्राव करती है, इंसुलिन हार्मोन्स का। अल्फा कोशिका होती है ग्लाइकागॉन हार्मोन्स का स्राव करती है, और गामा कोशिका जो होती है सोमेटोस्टेटिन हार्मोन्स का क्या करती है, स्राव करती है। यही इस संरचना में अगर देखा जाए तो यहाँ से जो पीले रंग का है यह
जो है पेनक्रियाज है, और यहाँ से इसी से हमारे पास हार्मोन्स का स्राव होता है, ग्लाइकागॉन का स्राव होता है, और स्मेटोस्टेटिन का स्राव होता है। ठीक है, 3 प्रकार की कोशिकाओं होती है, अल्फा कोशिका, बीटा कोशिका और गामा कोशिका इसमें उपस्थित होती है। ठीक है, इलियम की बात करें, इलियम जो होता है छोटी आंत का सबसे अंतिम वाला भाग होता है। सबसे छोटी आंत के सबसे अंतिम वाले भाग को क्या कहते हैं? इलियम होता है। इलियम के द्वारा ही बड़ी आंत जुड़ी होती है। ठीक है, छोटी आंत का सबसे अंतिम भाग होता है, इलियम कहलाता है। ये भोजन का पूर्ण पाचन करता है और अवशोषण भी करता है। जैसे इलियम में छोटी उंगली के आकार की छोटी छोटी संरचनाएं होती हैं। ठीक है, उंगली के आकार की छोटी छोटी संरचनाएं होती है, जिसे विलाई कहते हैं। क्या कहते हैं? विलाई कहते हैं। और विलाई के द्वारा ही भोजन का क्या किया जाता है? अवशोषण किया जाता है। विलाई के द्वारा क्या होता है? भोजन का अवशोषण किया जाता है। और अवशोषण के जरिए क्या करता है? न्यूट्रिएंट्स को, केवल विलाई के द्वारा न्यूट्रिएंट्स को क्या करता है? अवशोषित करता है, और अवशिष्ट पदार्थ को फिर वो भेज देता है। अपशिष्ट पदार्थ को क्या करता है? बड़े इंटेस्टाइन में भेज देता है। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन में क्या करता है? भेज देता है। इलियम निम्न प्रकार के एंजाइम्स निकलते हैं। इलियम में भी निम्न प्रकार के एंजाइम्स होता है। इरेप्सिन जो होता है, इसमें इरेप्सिन जो होता है, ये प्रोटीन को किसमें? अमीनो अम्ल में बदल देता है। इरेप्सिन क्या करता है? प्रोटीन को जो पेप्टाइड के रूप में उपस्थित होता है उसे अमीनो अम्ल में बदल देता है। लाइपेज क्या होता है? वसा को ग्लिसरॉल या अम्लीय अम्ल में। मिल्टेज जो होता है मिल्टोज का पाचन करता है। सुक्रेज जो होता है सुक्रोज का पाचन करता है। और लैक्टेज जो होता है लैक्टोज का पाचन करता है। छोटी आंत से भोजन जब कायल के रूप में, जब छोटी आंत में पूर्णतः पाचन हो जाता है भोजन का, वो कायल के रूप में बड़ी आंत में प्रवेश करती है। किसमें प्रवेश करती है? बड़ी आंत में क्या करती है? प्रवेश करती है। और बड़ी आंत की तुलना जो होती है, छोटी आंत की तुलना में जो बड़ी आंत होती है वो चौड़ी होती है और लंबाई में छोटी होती है। जो बड़ी आंत होती है वो लंबाई में छोटी होती है, लेकिन इसकी तुलना जो होती है छोटी आंत से, तो ये बस चौड़ी होती है, थोड़ी चौड़ी होती है छोटी आंत से। इसमें भोजन का, बड़ी आंत में जो संरचना होती है भोजन का पाचन नहीं होता। इसमें भोजन का पाचन नहीं होता। इसमें पेय पदार्थों का, मतलब जलीय पदार्थों का क्या होता है? पाचन होता है बड़ी आंत में। इसमें विटामिन बी का निर्माण होता है। बड़ी आंत में किसका निर्माण होता है? विटामिन बी का निर्माण होता है। इसमें भी मुख्य 3 भाग होते हैं। ठीक है, मुख्यतः 3 भाग में बांटा गया है। किसको? बड़ी आंत को, मतलब कि लार्ज इंटेस्टाइन को। एक सीकम होता है, क्लोन होता है, कोलन होता है, और रेक्टम होता है। सीकम क्या होता है? ये छोटी आंत जो होती है, भोजन सीकम में प्रवेश करता है। छोटी आंत से जो पचा हुआ है, मतलब कि जो पचे हुए भोजन, जो पूर्णतः पाचन हो चुका हुआ भोजन होता है, उसका क्या होता है? सीकम में प्रवेश करता है। और सीकम के नीचे क्या होती है? सीकम के नीचे अपेंडिक्स मौजूद होती है। अपेंडिक्स क्या करता है? अपेंडिक्स होता है, अपेंडिक्स ये अवशोषित अंग होता है। ये सेलुलोज का पाचन करता है। ठीक है, अपेंडिक्स किसका पाचन करता है? सेलुलोज का पाचन करता है, जो जानवरों का मुख्य अंग होता है। ठीक है, जानवरों का मुख्य अंग कौन सा है? और सेलुलोज होता है। ये मनुष्य में छोटी सी होती है, जिसमें खाना अगर स्टोर हो जाता है, कभी कभी फंस जाता है, तो इसे काटकर डॉक्टरों के द्वारा निकाल लिया जाता है। कोलोन क्या होता है? ये म्यूकस का निर्माण करता है। ठीक है, कोलोन में म्यूकस का निर्माण होता है। जो बीच वाला, मध्य वाला जो भाग देख रहे हैं, इसमें म्यूकस का निर्माण होता है। जो अवशिष्ट पदार्थ, जो बचे हुए पदार्थ होते हैं, भोजन के द्वारा जो पचा हुआ भोजन हो जाता है, उसके द्वारा जो अवशिष्ट पदार्थ होते हैं, अवशिष्ट भोजन होते हैं, वो चिपचिपा बना देता है। ये म्यूकस क्या करता है? अवशिष्ट भोजन को क्या करता है? चिपचिपा बना देता है, और मलाशय में क्या करता है? भेज देता है। मलाशय क्या करता है? इस अवशिष्ट पदार्थ को जमा करता है, उसके बाद गुदा के द्वारा उसको क्या करता है? बाहर निकाल देता है। ठीक है, आंसर गुदा के द्वारा क्या होता है? बाहर निकाल देता है। ठीक है, ये पाचन की पूरी क्रिया हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, पाचन की यहाँ पे हम लोग पूरी क्रियाओं को पढ़ चुके हैं, जिसमें से स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन से मुख्य भाग थे, और इसमें स्टमच के द्वारा जो भी कार्य हुआ। ठीक है, स्टमच की भी मुख्य भाग था, इसमें से हम लोग पढ़ चुके हैं। अब अगली वीडियो जो आएगी हमारी, वो क्या नाम है कि कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पे आ जाएगी। अभी थोड़ी सी आवाज में हिचकिचाहट मौजूद हो रही है, थोड़ी सी दिक्कत पैदा हो रही है। ठीक है, उसके लिए माफी चाहते हैं। थोड़ी जो कंटेंट हमने दिया, जो कंटेंट हम बना रहे हैं, थोड़ा उसमें समय लग रहा है, वीडियो लगातार नहीं आ पा रही है। अब कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा कंटेंट, ज्यादा से ज्यादा जल्दी कंटेंट देने के लिए, और जल्द से जल्द वीडियो बनाने के लिए। ठीक है, 1 से 2 दिन का समय लग जा रहा है किसी वीडियो को बनाने में। अगली वीडियो इससे संबंधित क्वेश्चन लाएंगे, और क्वेश्चन को अच्छी तरीके से उसका व्याख्या करेंगे, और अच्छी तरीके से उसको समझाएंगे। ठीक है, आंसर ठीक है। अब वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।